फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम जो है DA रूल, वो पढ़ेंगे, जो कि आपको वैसे भी जानना जरूरी है। यदि आप केंद्र सरकार में या रेलवे में किसी प्रकार के पोस्ट पर हैं, किसी भी पोस्ट पर हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि DA रूल क्या होता है, कैसे हमें चार्जशीट मिलता है, कैसे उसका हम लोग सामना कर सकते हैं, कैसे उसका अपना पक्ष रख सकते हैं। तो इस और उसका SF11 क्या है, SF5 क्या है, SF का जो रूल्स है मानक फॉर्म वो क्या है। तो ये आपको एक तो JEE डिपार्टमेंटल में काम करेगा, और टेक्नीशियन, गुड्स गार्ड, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, सारे परीक्षाओं में ये काम करेंगे। और आपको ये एक ज्ञान भी होगा जो कि एक कर्मचारी को होना चाहिए कि किस गलती पर हमको क्या सज़ा मिल सकती है, हमको किस तरह से अपना काम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि ये नोट्स है, आपको व्हाट्सअप के माध्यम से, सबका व्हाट्सअप नंबर मेरे पास है। जिनके पास मेरा नोट्स है उनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और ये उनको भेज दिए जाएंगे। वीडियो अपलोड हो जाएगा अभी, और ये शाम तक आपको भेज दिया जाएगा आपके व्हाट्सअप पर। तो एक बार वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, और बाद में नोट्स से अपना आराम से स्टडी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968, ये जो है नियम 96 में आया था। सबसे पहला प्रश्न आपको यही हो गया, यही आता है कि रेल सेवक जो अनुशासन जो है अपील नियम कब आया था। तो ये एक प्रश्न तो आपको यही हो गया। 1968 में आया था, 1968 में 1 अक्टूबर 1968 से ये लागू हुआ है। और इसका नाम आपको पूछेगा कि इसका नाम क्या है। ऑप्शन में आएगा रेल जो है सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 इसका नाम है। और इसका पहला नियम में ये दो बातें हैं कि ये जो इसका कब ये लागू हुआ और इसका नाम क्या है। देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है भाग पहला लेके चल रहे हैं, 1 से 3 तक नियम। बहुत सारे नियम हैं जो भी इम्पोर्टेंट है, जो आपको काम का है, सारा बताएंगे। और इतनी अच्छे से आपको बताया जाएगा कि आपने आज तक कोई भी ट्रेनिंग सेंटर में और कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया किसी भी साइट पर आपको ये नहीं मिला होगा। आप सब वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। तो इसका तो बता दिए ये। अब देखिए नियम 2, देखिए नियम 1 में तो ये 2 बातें थी। नियम 2 में क्या है, नियुक्ति प्राधिकारी, मतलब कि कौन अपॉइंट करेगा, कैसे कौन सा पोस्ट होते हैं जब DA किसी पर लगता है, तो कौन सा अधिकारी क्या होते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। इससे भी प्रश्न आते हैं। तो नियुक्ति प्राधिकारी एक होता है जिसको कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कहा जाता है, जिसका काम क्या है, कर्मचारी को पद पर नियुक्त करने का जो अधिकारी रखता है। आपने कभी अपॉइंटमेंट लिया होगा तो उस समय जो आपकी नियुक्ति पत्र पर जो हस्ताक्षर करेगा उसको कहा जाता है नियुक्ति प्राधिकारी। दूसरा है अनुशासनिक अधिकारी। क्या होता है, जिसे नियमों के अनुसार छोटी या बड़ी शास्ति का मतलब हो गया यहाँ पेनाल्टी। ध्यान रखिएगा, हिंदी वाले विद्यार्थी जो है इनको नया लग रहा होगा, लेकिन हिंदी यही है इसका, शास्ति यानी कि पेनाल्टी लगाने का अधिकार हो। अनुशासनिक अधिकारी आरोप पत्र दे सकता है, वह कर्मचारी को दंड भी दे सकता है। ठीक है, अनुशासनिक अधिकारी उसको कहा जाता है जिसको नियम के अनुसार छोटी या बड़ी पेनल्टी लाने का अधिकार हो। यानी आपने किसी प्रकार की गलती की है तो पेनल्टी मतलब वही चार्जशीट आपको देने का जिसके पास अधिकार हो, छोटी या बड़ी दोनों, या कर्मचारी को दंड देने का अधिकार हो वही आरोप पत्र के माध्यम से, तो उसको कहा जाता है अनुशासनिक अधिकारी। ठीक है। 3 नंबर देखिए क्या है, जांच अधिकारी। जब आप DA लग जाएगा तो आपको जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है। तो इसमें क्या है, अनुशासन अधिकारी जिस अधिकारी को अनुशासनिक कार्यवाही में जांच करने के लिए नामित करता है उसे जांच अधिकारी कहा जाता है। जब आप पर DA आप पर क्यों लगेगा, अब भगवान करे आप पर नहीं लगे, किसी पर अगर लगेगा तो जो है जांच अधिकारी जो है अनुशासनिक अधिकारी, एक उसमें जांच अधिकारी का नियुक्त करता है, उसी को जांच अधिकारी कहा जाता है। अब देखिए जैसे क्या है, जांच अधिकारी में जो है अनुशासनिक अधिकारी स्वयं भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः वो स्वयं नहीं होता है, वो दूसरे किसी जो एक छोटी सी कमेटी बना के उसको जांच के लिए नामित कर देता है। उसके बाद दूसरा देखिए, कोई एक अधिकारी हो सकता है, कोई एक पर्यवेक्षक या संयुक्त समिति हो सकता है, जो कि किसी प्रकार का किसी कर्मचारी पर कोई लगा है, तो आरोप लगा है तो उसकी जांच के लिए होगा। उसके बाद चौथा देखिए क्या है, चौथा क्या है, प्रस्तुति अधिकारी यानी कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर।
जो है ये क्या है, प्रशासन का पक्ष रखने के लिए जांच में प्रस्तुति अधिकारी नामित किया जाता है, जिसका काम होता है रिकॉर्ड एवं कागजात पेश करना, गवाहों से प्रश्न करना, अंत में अपनी रिपोर्ट अधिकारी को देना। ये इसका काम होता है प्रस्तुति अधिकारी का। उसके बाद देखिए एक वार्निंग होता है, चेतावनी। ये आपको जानना चाहिए। यह कोई दंड नहीं है, यह एक प्रशासनिक प्रक्रिया द्वारा कर्मचारी से स्पष्टीकरण लिया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। एक वार्निंग आएगा जो लेटर के रूप में, जिसको चार्जशीट के रूप में भी आ सकता है। इसमें क्या है, लिखित चेतावनी ये सर होगा। और ये जो है सर्विस बुक में एंट्री होता है, आपके बुक में एंट्री हो जाएगा, ताकि अगर दोबारा अगर किसी प्रकार का आप गलती करते हैं तो ये वार्निंग जो है चार्जशीट में, फाइनल लिस्ट में, फाइनल चार्जशीट में बदल जाएगा। इसलिए रेल में कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में आप कार्यरत हो, अच्छी तरह से अपना रेल जो है, जो भी आपका दायित्व है, जो भी आपकी जिम्मेदारी है उसकी निभाइए, ताकि कभी भी आपको पेनाल्टी नहीं मिले। ऐसे ऐसे पेनाल्टीज़ हैं, अभी सुनिए, वीडियो में बने रहिए कि आपके होश उड़ जाएंगे। नियम 2 बता दिए। नियम 2 में क्या था, नियुक्ति अधिकारी, माने कौन कौन नियुक्त होगा सो होगा। नियम 3 में क्या है, और नियम 1 में क्या है, उसका नाम क्या है, इसकी ये कब से लागू हुआ वो था। और नियम 3 में क्या है, यह नियम निम्न को छोड़कर सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। ये एकदम VBI है, आपको जेईई के प्रश्न में ये आता है कि जो DA रूल्स जो है, डिसिप्लिन एंड अपील रूल जो है, वो किस पर लागू नहीं होता है। एक होता है अखिल भारतीय सेवा के जो सदस्य होते हैं, यानी कि जो IRS रैंक का जो GM हो गया, इन लोगों पर ये नियम लागू नहीं होता है। RPF पर नहीं होता है। ये आपसे पूछेगा, ज़रूर पूछेगा, हर प्रश्न परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं कि किस पर DA रूल लागू नहीं होता है, तो RPF पर लागू नहीं होता है। उसके बाद आकस्मिक श्रमिक, मतलब कैजुअल कोई होगा वर्कर, कैजुअल, उस पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। लागू होता क्यों है, किस पर है, तो आप जो कर्मचारी हैं, टेक्नीशियन हैं, ड्राइवर हैं, और जेई है, SSC हैं, ये इन लोगों पर लागू होता है। DRM है, WM है, इन सब पर लागू होता है। नियम 4 देखिए क्या है, आरोप पत्र देने वाला अधिकारी आरोप पत्र लेने वाले अधिकारी से 3 ग्रेड ऊंचा होना चाहिए। जो आरोप पत्र देगा, मतलब आरोप पत्र का मतलब हो गया यहाँ चार्जशीट। चार्जशीट देने वाला अधिकारी जो है 3 ग्रेड एवं, मतलब 3 ग्रेड ऊपर होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आप जो है हेल्पर हैं, कोई टेक्नीशियन आपको छोटा मोटा टेक्नीशियन 3 आपको चार्जशीट दे देगा, ऐसा नहीं है। तो ये अगर आप नियम जानिएगा तो आप उससे इस पर तर्क वितर्क कर सकते हैं कि आप हमें चार्जशीट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो है, कनिष्ठ मतलब जूनियर, कनिष्ठ का मतलब जूनियर, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो है, प्रशासन अधिकारी का जूनियर जो है, वो भी ग्रुप C एवं ग्रुप D को निलंबित कर सकता है, मतलब सस्पेंड कर सकता है, मतलब चार्जशीट दे सकता है। उसके बाद जो है ग्रुप B अधिकारी जो है ग्रुप D को निलंबित कर सकता है, ठीक है। स्वतंत्र चार्ज रखने वाले ग्रुप B अधिकारी जो है 4200 ग्रेड पे, यानी कि MCM या जो जेई है उसके लेवल के कर्मचारी को ये निलंबित कर सकता है, मतलब सस्पेंड कर सकता है या चार्जशीट दे सकता है। सस्पेंड चार्जशीट के माध्यम से ही दिया जाता है। अब नियम 5 क्या कहता है, देखिए निलंबन। निलंबन क्या होता है, मतलब सस्पेंशन। निलंबन होता क्या है, तो निलंबन होता है, निलंबन हमेशा ड्यूटी या काम से होता है। कर्मचारी उस पद पर नियुक्त तो होता है, लेकिन काम करने का कार्य या कार्यस्थल पर जाने की इजाज़त नहीं होती है। मतलब किसी को अगर मिल गया ये निलंबन, सस्पेंशन ऑर्डर, तो वो काम पर नहीं जाएगा। इसका कारण यह है कि वो जो कार्यस्थल पर किसी प्रकार का सबूत के साथ छेड़छाड़ ना करे, इसलिए वहाँ नहीं जाना है, और ना ही वो जोन को छोड़कर कहीं जाना पड़ता है, उसी जोनल में रहना पड़ता है। तो देखिए कर्मचारी उसी पद पर नियुक्त तो होता है, लेकिन काम करने या कार्यस्थल पर जाने की इजाज़त नहीं होती, ताकि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सके। यह दंड नहीं, एक प्रशासनिक कार्यवाही है जो कि इन परिस्थितियों में किया जाता है। किन परिस्थितियों में किया जाता है, देखिए पहला, जब किसी फौजदारी मामले में, मतलब कोर्ट कचहरी का चक्कर आ गया, फौजदारी मामले में कर्मचारी के खिलाफ कोई केस, छानबीन या जांच मुकदमा चल रहा हो, तब उसमें आपको सस्पेंशन में रखा जाएगा, मतलब सस्पेंड किया जाएगा। दूसरा है जब कर्मचारी ऐसे मामलों में लिप्त हो जो देश की सुरक्षा जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो, तब आपको सस्पेंशन में रखा जाएगा। तीसरा है जब कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की संभावना हो या बड़ी शास्ति, यानी शास्ति का मतलब यहाँ हो गया पेनाल्टी, याद रखिएगा, शास्ति का मतलब हो गया पेनाल्टी, या बड़ी शास्ति की कार्यवाही चल रही हो, तो उसको सस्पेंशन में, मतलब सस्पेंड रखा जाएगा।
अब देखिए सस्पेंड जो है निलंबन यानी सस्पेंशन, ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, तत्काल प्रभाव से निलंबन, जिसको कि SF1 के तहत दिया जाता है। SF1 मतलब मानक फॉर्म संख्या 1 हिंदी में, अंग्रेजी में स्टैंडर्ड फॉर्म 1, ठीक है। उसके बाद दूसरा है भूतकालीन प्रभाव से निलंबन, यानी माना हुआ निलंबन जिसको कहा जाता है। ये SF2 में होता है, यानी कि मानक फॉर्म संख्या 2, अंग्रेजी में बोले तो स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2। उसके बाद देखिए, अब देखिए जब दोषी, ये निलंबन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। दोषी पाए जाने की तिथि से यदि किसी अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर उसे 48 घंटे से अधिक की सजा सुनाई गई हो और उसे ऐसे अभियोग के लिए तुरंत न हटा दिया गया हो तो उसे हिरासत में लिए जाने की तिथि से निलंबित माना जाएगा। कहने का मतलब है कि किसी को कोई जो है किसी प्रकार का क्राइम किया हो और उसको जो है कोर्ट ने सज़ा सुना दिया, कितना 48 आवर्स से ज़्यादा का, तब उसको निलंबन में रखा जाएगा। कब से, जब कि वह जेल में यानी कि कस्टडी में जब गया उसी दिन से उसको निलंबन माना जाएगा। ये बाद में अगर पता चलेगा तो भी उसी डेट से निलंबन माना जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है भूतकालीन प्रभाव से निलंबन, मतलब बाद में पता चलने पर आपको निलंबित कर दिया जाएगा उस डेट से। और तत्काल में होता है कि तुरंत का तुरंत। तो दो जान गए, ये दूसरा था, दूसरा के बारे में था। अच्छा, किसी अपराध, इसके बारे में देखिए, किसी आपराधिक आरोप अथवा अन्य कारणों से 48 घंटे से हिरासत में लिया गया हो, मतलब जेल में आप हैं और 48 घंटा से ज़्यादा का जेल में आपका बीत गया, तो आपको जिस डेट में जेल में यानी कस्टडी में जिस डेट में रहे हैं उसी डेट से आपको निलंबित माना जाएगा। यदि बाद में भी पता चलेगा तो भी उसी डेट से निलंबित माना जाएगा। उसके बाद देखिए, यदि किसी रेल सेवक को रेल सेवा से बर्खास्त, सेवा से पृथक मतलब सेवा से अलग कर दिया जाए, अनिवार्य सेवा निवृत्ति मतलब कंपलसरी रिटायरमेंट उसको बोला जाता है, कंपलसरी रिटायरमेंट, अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर दिया गया हो, परंतु बाद में सक्षम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा न्यायालय द्वारा उसके प्रतिवेदन पर विचार करते हुए मामले को पुनः अथवा किसी अन्य निर्देश के साथ लौटा दिया गया हो तो रेल सेवक को बर्खास्तगी, सेवा से पृथक अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की मूल तिथि से निलंबित माना जाएगा। कहने का मतलब है कि बर्खास्त कर दिया, किसी रेल कर्मी को बर्खास्त कर दिया। अब बाद में पता चला कि कोर्ट में उन्होंने केस किया है तो कोर्ट वाला बोला है कि ठीक है, इस पर सुनवाई चलेगी, आगे जो होगा कार्यवाही होगा, इस पर कुछ ऑर्डर आया है, तो उसका कुछ दावा हो गया रेलवे में कि ठीक है हम भविष्य में इसमें नियुक्त हो जाएंगे, लेकिन उसको जब कस्टडी में गया होगा तब से उसको निलंबित ही माना जाएगा, ये बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है, किसी भी रेल सेवक पर जारी निलंबन आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कि संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या रद्द न किया गया हो। ये निलंबन का आदेश है जो तब तक लागू रहेगा जब तक जो है सक्षम अधिकारी, मतलब जो आपको निलंबित किया है वो आपको ये लेटर के माध्यम से उसको रद्द न कर दिया जाए या संशोधित न किया जाए, मतलब उसमें चेंज भी कुछ कर सकता है, मतलब अब सज़ा कम ज़्यादा भी वो लोग कर सकते हैं। तो जब तक ये वही लेटर के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपका नहीं, जिनका होगा उनको, कि निलंबन हो गया है रद्द या नहीं। दूसरा है निलंबन की 90 दिन की समाप्ति के पहले पुनरीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक है। यानी किसी को सस्पेंड कर दिया गया तो उसको एक समिति गठित किया जाता है, उसको उसके जांच के बारे में, उसके रिपोर्ट के बारे में, उसके प्रोग्रेस के बारे में। तो उस समिति का गठन जो है 90 दिन से पहले कर देना चाहिए। ये जो अंक वाला डिजिट वाला जो भी आएगा वो आपको एग्जाम्स के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये 90 वाला याद रखिएगा कि 90 दिन के अंदर कमेटी का गठन हो जाना चाहिए, जो कि सामान्य अपीलीय प्राधिकारी द्वारा गठित की जाएगी, जिसमें निलंबन करने वाले प्राधिकारी सहित 2 अन्य कर्मी जो कि निलंबन करने वाले प्राधिकारी से नीचे के पद के नहीं होंगे। निलंबन को एक बार में 180 दिन में अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, मतलब 180 दिन में इसका काम फैसला जो भी है उसका कर लेना चाहिए, यानी कि 6 महीना आपको याद रखना है ये बतवा। और दूसरा देखिए क्या इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो निलंबन का जो अधिकारी होगा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा गठित की जाएगी, जिसमें निलंबन करने वाले प्राधिकारी सहित 2 अन्य कर्मी जो निलंबन करने वाले अधिकारी से नीचे के पद के नहीं होना चाहिए। जो गठित होगा कमेटी निलंबन करने वाले अधिकारी से नीचे का अगर कोई समिति गठित किया जाएगा, मान लिया कि ए किसी को सस्पेंड कर दिया, ए किसी को 1 को सस्पेंड कर दिया, ठीक है। जब कमेटी गठित होगा
तो ए के नीचे वाला लोग कमेटी में आएगा, ए के नीचे वाला, तो इसका प्रभाव से क्या है, जो भी निर्णय ये देगा उसी को ये लोग मान लेगा। तो इसको क्या होगा, सजा किसी न प्रकार का हो सकता है। लेकिन यही इसके ऊपर का कमेटी में गठन होगा तो इसका बात नहीं सुनेगा, वो अपना बात सुनेगा, यानी कि सच की तरफ जाएगा। तो आपको यही बता रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए निलंबन, इसको जरा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा बैठ के, एक बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा और हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। निलंबन आदेश के विरुद्ध जो अपील होता है, ये देखिए निलंबन, जो हम किसी को सस्पेंड कर दिया तो उसके विरुद्ध में जो है अपील कैसे करेंगे इसके बारे में है। तो इसमें क्या है, निलंबन आदेश के विरुद्ध अथवा जीवन निर्वाह भत्ते की राशि निर्धारित करने के विरुद्ध निलंबित करने वाले अधिकारी से ऊपर के अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है। मतलब जो निलंबित कर दिया है, जो सस्पेंड कर दिया है, उसके ऊपर के अधिकारी से निलंबन के विरोध में, या निलंबन अगर हो गया है सस्पेंड, उस दौरान वेतन भत्ता, जो हम लोग कुछ लोग वेतन भत्ता भी कुछ मिलता है, वो कितना मिलता है वो भी बताएंगे। तो उसके विरोध में अपील उसको किया जा सकता है कि हमें ये गलत तरीके से निलंबित किया गया है, ये हमसे गलती नहीं हुई है, या हमें इस तरह से भत्ता के लिए अपील की जा सकती है। और अपील करने की सीमा जो है 45 दिन के अंदर, निलंबित जिस डेट से हुआ है उस डेट के 45 दिन के अंदर जो है उसको जो है, जो निलंबित जो कर्मचारी है उसको अपना जो रिपोर्ट जो है अपना अपील कर देना है 45 दिन के भीतर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो आदेश जो है निलंबन तारीख से गिनी जाएगी, निलंबित होगा उसी तारीख से 45 दिन के भीतर जो है अपील करना है। उसके बाद 3 माह के भीतर निपटारा, किसी भी रेल सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई 3 माह के भीतर कर देने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, ये आपको रूल्स में बोलता है। उसके बाद देखिए निलंबन के दौरान भत्ता क्या मिलता है, वो देखिए निलंबन के दौरान भत्ता वेतन का आधा, यानी LHAP, जब LHAP कोई आदमी लगाता है सिक में तो उसको डबल करके फुल पेमेंट ले सकता है, जो कि हमने आपको बताया है छुट्टी के नियम में। लेकिन जब निलंबन रहेगा तो उसको LHAP के बराबर 3 महीने के लिए पेमेंट मिलता रहेगा, 3 महीने के लिए पेमेंट मिलता रहेगा। उसके बाद उसमें वृद्धि की जा सकती है या कमी भी की जा सकती है, यह अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन वेतन का 75% से अधिक आपको नहीं मिलेगा, जो बेसिक जो आपका वेतन बनता है उसका 75% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और DA जो है वो पूरा मिलता रहेगा। इस दौरान छुट्टियां नहीं मिलेगी, छुट्टियां मिल सकती है लेकिन हेडक्वार्टर से आपको परमिशन लेना होगा, जो आपका जोनल मुख्यालय है वहाँ से आपको परमिशन लेना होगा। बिना हेडक्वार्टर के परमिशन नहीं मिलेगा, परमिशन की छुट्टी नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल में जो इलाज कुछ भी है वो करवा सकते हैं, जिनको निलंबित किया गया है, सस्पेंड किया गया है, हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं, जो कि रेलवे हॉस्पिटल जो है वहाँ। उसके बाद निलंबित कर्मचारी के उत्तरदायित्व कारणों से होती है, तो उसके अगर साबित हो रहा है कि निलंबित जो है कर्मचारी की गलती से हुआ है तो उसका वेतन का 25% ही मिलेगा, लेकिन DA उसको पूरा मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साथ ही कर्मचारी को ये लिखित में देना होगा, जो भत्ता वो प्राप्त करेंगे उसको पाने के लिए लिखित में देना होगा कि इस दौरान अन्य रोजगार नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रशासनिक अधिकारी जो विभिन्न अवसरों पर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए जाते हैं प्रशासनिक आदेश। पहला आदेश है, किसी भी रेल सेवक को लिखित आदेश के अंतर्गत ही निलंबित किया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि मुंह से बोल दिया कि ठीक है आप सस्पेंड है, जाइए घरे। तो कोई आदमी जो है गरीब आदमी है, कम पढ़ा लिखा है, किसी तरह नौकरी हो गई है, तो बेचारा क्या करेगा, घर जाके बैठ जाएगा, कुछ करेगा नहीं, और बहुत दिन तक छुट्टी में घर में रह जाएगा। तो उसी आधार पर फिर वही कर्मचारी उसको उसी आधार पर बोलेगा कि इतना दिन से क्यों नहीं आया। तो आप जो निलंबित कर्मचारी वो बोलेगा कि आपने हमें ये बोला कि निलंबित है, तो बोलेगा कहाँ है, क्या है, दिखाओ, लिखा लेटर दिखाओ। तो इतना आपको याद रखना है कि चार्जशीट या निलंबन का कोई भी कार्यवाही जो है बिना लिखित आदेश के नहीं माना जाएगा। लिखित होना चाहिए, मौखिक नहीं होना चाहिए, बोलने से नहीं होगा, लिखित होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है निलंबन का आदेश मानक फॉर्म पर ही दिए जाएंगे, जैसे SF1, SF2, SF3, इस तरह का एक छपाया फॉर्म आता है, उसी पर जो निलंबन या चार्जशीट जो आरोप होता है उस पर कर्मचारी का नाम, उसका पोस्ट, उसने क्या गलती किया है, जो निलंबित करने वाला
जो अधिकारी होता है उसका हस्ताक्षर, उसका पोस्ट, ये सब उसमें भरा जाता है। उसी आधार पर ही निलंबन होगा, ऑफिशियल लेटर जारी करके। ठीक है। निलंबन का सहारा केवल उन्हीं मामलों में लिया जाना चाहिए जिसमें कार्यवाही समापन के बाद दीर्घ शास्ति मतलब मेजर पेनल्टी, बड़ा जो है पेनल्टी होता है, दिए जाने वाले हो, ना कि लघु शास्ति। मतलब निलंबन का जो सहारा, निलंबन उसी मामले में होना चाहिए जिससे लगे कि मेजर पेनल्टी मतलब बहुत बड़ा काम, गलत काम हो गया है, तब उसमें निलंबन का सहारा लिया जाना चाहिए। छोटे वाला में निलंबन नहीं होता है, मतलब सस्पेंड छोटा मोटा में नहीं होता है। छोटा मोटा में आपको पास रोक दिया जाएगा, पीटीओ रोक दिया जाएगा, इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। वो भी आपको हम बताएंगे अभी आगे कि मेजर पेनल्टी क्या होता है, माइनर पेनल्टी क्या होता है, दीर्घ शास्ति क्या होता है, लघु शास्ति क्या होता है। ठीक है। अब देखिए मानक फॉर्म क्या क्या होते हैं जो आपने सुना होगा, अभी आपको उसके बारे में पूरा डिटेल बढ़िया से आपको बताया जाएगा। देखिए SF1 में क्या है, निलंबन है मतलब सस्पेंशन। SF2 क्या है, माना गया निलंबन या प्रमाणिक निलंबन। ठीक है। SF3 में है निर्वाह भत्ते की स्वीकृति। जब निलंबन के दौरान भत्ते के लिए जो अपील करेगा वरिष्ठ जो निलंबन करने वाले अधिकारी से ऊंचे अधिकारी को, तो उसमें निर्वाह भत्ते की स्वीकृति उसको मिल जाएगी। और SF4 में क्या है, निलंबन से बहाली। SF4 में निलंबन से बहाली है। उसके बाद SF5 में है आरोप पत्र, या ये मेजर पेनल्टी में आता है। आरोप पत्र मतलब बड़ी शास्ति। उसके बाद SF6 जो कि दस्तावेजों के निरीक्षण नहीं देने की अनुमति। SF6 का मतलब दस्तावेजों के निरीक्षण नहीं देने की अनुमति, ये SF6 में आता है। SF7 क्या है, जांच अधिकारी की नियुक्ति। SF8 क्या है, ये सारे SF आपको याद रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको कहा जाता है याद रखना है, जिसको मानक फॉर्म हिंदी में कहा जाता है, ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं। SF8 प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति। SF9 को जो है हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। SF10 क्या है, SF10 है संयुक्त कार्यवाही का आदेश। SF10 के ए है संयुक्त कार्यवाही में जांच अधिकारी की नियुक्ति। SF10 के बी में है संयुक्त कार्यवाही में प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति। SF11 जो है ये माइनर पेनल्टी माना जाता है, और SF5 जो है मेजर पेनल्टी माना जाता है। यही दो ही आपको इम्पोर्टेंट है। तो SF11 में क्या है, छोटी शास्ति पर बड़ी शास्ति की कार्यवाही, मतलब छोटी पेनल्टी पर बड़ी पेनल्टी की कार्यवाही। SF11 के बी क्या है, छोटी शास्ति में जांच करने की कार्यवाही। SF11 के सी है बड़ी पेनल्टी में छोटी पेनल्टी की कार्यवाही। SF12 का है कार्यवाही का निर्देश। SF13 है, SF13 क्या है, राष्ट्रपति के आग्रह पर रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी के लिए, जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं उन पर भी पेनल्टी लग सकता है, लेकिन इसके लिए आपको राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा। कि कोई रेलवे कर्मचारी अगर रिटायर हो गया है या किसी भी केंद्र सरकार कर्मचारी, तो राष्ट्रपति से परमिशन लेके ही उस पर पेनल्टी लग सकता है। तो ये SF13 में आता है। SF14 में क्या है, चार्जशीट जारी हो जाएगा रिटायर्ड जो रेलवे कर्मचारी है उसके लिए। ठीक है। अब देखिए शास्तियाँ यानी पेनल्टीज क्या क्या होते हैं, टोटल कितना है, छोटी शास्तियाँ टोटल 6 है। ठीक है। छोटी शास्तियाँ जो माइनर पेनल्टी है वो टोटल 6 हैं, याद रखिएगा। पहला क्या है, निंदा मतलब सेंस्योर। ठीक है। दूसरा है नियत अवधि के पदोन्नति पर रोक, विथ होल्डिंग ऑफिस प्रमोशन फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। तीसरा क्या है, कर्मचारी की गलती या आदेशों के उल्लंघन के कारण प्रशासन को हुए नुकसान की पूरी या आंशिक रकम की वेतन से वसूली किया जाता है। उसमें कर्मचारी की गलती के कारण जो नुकसान हुआ है उसमें वेतन से वसूली किया जाता है। रिकवरी फ्रॉम हिज पे ऑफ होल और पार्ट एनी पिक्यूनियरी लॉस caused by him to the government of railway administration by negligence और breach of order। ठीक है। ये अंग्रेजी में है, हिंदी में आपको याद रखना है तो हिंदी में रखिए, या अंग्रेजी में याद रखना है तो अंग्रेजी में रखिए। 3 के ए है, 6 है टोटल, लेकिन वास्तव में 6 नहीं है। 3 में जो है ए और बी है, एक 4 है, इसे 4 ही इसको बोल सकते हैं, लेकिन 3 में ए और बी है तो 6 हो गया माइनर पेनल्टी। तो आप 4 भी याद रख सकते हैं, 6 भी याद रख सकते हैं। ऑप्शन में दोनों नहीं आएगा, या तो 4 आएगा नहीं तो 6 आएगा माइनर पेनल्टी में। तो 3 का ए, उसके बाद देखिए 3 का ए, 3 देख लिए, 3 के ए देखिए, सुविधा पास पीटीओ अथवा दोनों पर रोक। या तो आपको
पीटीओ रोक, किसी का पीटीओ रोक लेगा या किसी का पास रोक लेगा या दोनों पर रोक लगाया जा सकता है माइनर पेनल्टी में। ठीक है। उसके बाद 3 का बी क्या है, वर्तमान वेतनमान से एक निचले स्टेज पर अवनति मतलब डिमोशन, जो 3 वर्ष से अधिक न हो तथा पेंशन पर प्रभाव न हो उसका, मतलब कि 3 वर्ष से ज़्यादा का नहीं होगा, माइनर पेनल्टी है तो, और भविष्य में वेतन पर उसका प्रभाव नहीं होगा। 3 साल पूरा होते ही जो आपका वेतन था वो फिर से बराबर हो जाएगा, लेकिन जो 3 साल में जो नुकसान हुआ है वो आपका नहीं मिलेगा, 3 साल का वो चला जाएगा। तो रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे बाय 1 स्टेज फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीड 3 years विदाउट cumulative इफेक्ट एंड नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग हिज पेंशन। ठीक है। उसके बाद देखिए 4 लास्ट वाला है माइनर पेनल्टी का, नियत अवधि के लिए वेतन वृद्धि पर रोक मतलब इंक्रीमेंट पर रोक, साथ ही इसमें यह निर्देश हो कि उक्त अवधि के समाप्त होने पर इसका प्रभाव वेतन वृद्धि पर नहीं होगा। ये भी इसमें निर्देश होना चाहिए कि जब अवधि समाप्त हो जाएगा पेनल्टी का, पेनल्टी आपको 1 साल 2 साल 3 साल के लिए लगा सकता है, लेकिन जब पेनल्टी का समय खत्म होगा तो इसका प्रभाव वेतन वृद्धि पर नहीं होगा। ये भी आपको इसमें निर्देश होना चाहिए। अंग्रेजी में देखिए, विथ होल्डिंग इंक्रीमेंट ऑफ पे फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड विथ फर्दर डायरेक्शन एज टू वेदर ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड विथ दिस विल और विल नॉट हैव द अफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग द फर्दर इंक्रीमेंट्स ऑफ हिज पे। ठीक है। अब देखिए छोटी शास्ति जो लगेगा, मेजर पेनल्टी जो माइनर पेनल्टी जो लगेगा उसकी कार्यविधि होगा, कैसे कैसे लगाया जाएगा। देखिए सर्वप्रथम यह समझा जाना चाहिए कि गलती जो है मानक फॉर्म 11 देने लायक है तथा केस से संबंधित तथ्य सही है। सबसे पहले जो पेनल्टी देने वाला जो अधिकारी है उसको ये होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि रियली में गलती हुई है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म 11 देना चाहिए, SF 11 देना चाहिए। दूसरा है उसके बाद फिर क्या किया जाता है, मानक फर्म SF 11 देने के लिए उसके आरोपों का पूर्ण विवरण, कर्मचारी का डिटेल, देने वाले का हस्ताक्षर, पद, साथ ही रेल सेवा आचरण नियम 1986 का भाग 3 का हवाला दिया जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो है कर्मचारी 10 दिन के अंदर इस पर अपना प्रतिवेदन देगा। 10 दिन के अंदर आप सबको टाइम रहेगा, किसी को जो निलंबित कर्मचारी है उनको 10 दिन का समय रहेगा। 10 दिन के अंदर आप उसके बारे में लिख के दे सकते हैं और देना ही चाहिए। अगर नहीं दिया जाता है तो कर्मचारी एक तरफा फैसला, आपको निलंबित अधिकारी एक तरफा फैसला ले लेगा, जो भी आपको उसको उचित लगेगा वो सज़ा दे सकता है, उसके पास अधिकार है। वो आपको छोटा बड़ा किसी प्रकार का पेनल्टी दे सकता है, रेलवे के रूल में ये लिखा हुआ नहीं है, वो इसका सही इस्तेमाल गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। ये पावर जो निलंबित करने वाले या चार्जशीट देने वाले अधिकारी के ऊपर है। ठीक है। 10 दिन के अंदर जो है इसका रिप्लाई देना है कि ये गलती नहीं हुई है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, चाहे मैंने जानबूझ के नहीं किया, इस कारण से हो गया, उस कारण से हो गया। ठीक है। बचाव पक्ष जो बचाव पक्ष अनुशासनिक अधिकारी देखता है, फिर संतुष्ट होने पर जो आपने प्रतिवेदन दिया है उसका जो है बचाव पक्ष का अनुशासनिक अधिकारी देखता है। अगर वो संतुष्ट हो गया तो जो है पेनल्टी है, जो चार्जशीट है उसको माफ़ कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, नहीं तो लिख सकता है कि कर्मचारी की क्या गलती है और केस आगे बढ़ जाएगा। जब केस आगे बढ़ जाएगा तो क्या होगा, NIP जारी होगा। NIP मतलब नोटिस फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज़। NIP जब जारी हो जाएगा जिसमें क्या होगा, दंड का एवं किस अधिकारी को अपील करनी है उसमें पूरा विवरण होगा कि यदि आप अपील फिर भी करना चाहते हैं तो आप जो है किस अधिकारी के पास अपील करेंगे उसका उसमें वर्णन होगा। जो दूसरा दंड साबित हो गया, NIP जब जारी हो गया तो इस पर कर्मचारी जो है 45 दिन के अंदर अपील कर सकता है। 45 दिन जैसे ही क्रॉस होगा तो आपको एक तरफा फैसला ऑफिसर ले लेगा। अगर किसी प्रकार का कर्मचारी पर इस तरह का दंड है तो उसको अपील करना ही चाहिए, शायद कुछ छूट मिल जाए, कुछ रियायत मिल जाए, ये कर्मचारी के ऊपर है। अपील को उच्च अधिकारी जो है जो 45 डेज़ के अंदर जो प्रतिवेदन देगा, जो चार्जशीट जो ले लिया है वो कर्मचारी, तो क्या करेगा, अपील उच्च अधिकारी ध्यानपूर्वक उसको पढ़ेगा, दंड में अगर कोई कमी उसको लगेगा तो कमी करेगा, उसको बढ़ाने का मन होगा तो बढ़ाएगा। अगर जघन्य अपराध होगा मतलब कि बहुत बड़ा मेजर कुछ नुकसान हुआ होगा, चाहे किसी प्रकार की गलती हुआ होगा तो उसको वृद्धि कर सकता है या सेम भी उसको रख सकता है। ये आपको अधिकारी के ऊपर है। उसके बाद अगर कर्मचारी कोई अपील नहीं करता है, तो जांच में सहयोग नहीं करता है,
तो शासकीय प्राधिकारी एक पक्षीय कार्रवाई करने का निर्णय ले सकता है, उसमें नुकसान कर्मचारी को हो सकता है। इसलिए हर कर्मचारी को ये इस पर अपील करना चाहिए। अगर गलतियाँ एक जानबूझ के किया जाता है, एक हो जाती है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके जानकारी के लिए बहुत ही अच्छा है। आप देखिए मेजर पेनल्टी क्या है, वो तो माइनर पेनल्टी था, पास पीटीओ रोकना, वेतन रोकना, इंक्रीमेंट रोकना। में बड़ी शास्तियाँ क्या है? नियत अवधि के लिए वेतन क्रम के निचले स्टेज पर अवनति। नियत अवधि के लिए कोई फिक्स टाइम के लिए निचले स्टेज एक पोस्ट डाउन हो जाएगा। यदि कोई टेक्नीशियन जो 1 है तो उसको 2 कर दिया जाएगा, एक पोस्ट नीचे कर दिया जाएगा। ये कोई जेई है तो उसको एक पोस्ट नीचे कर दिया जाएगा। कोई एसएससी है तो उसको जेई बना दिया जाएगा, जिसमें यह निर्देश हो कि अवधि के समाप्त होने पर अवनति का प्रभाव भावी वेतन वृद्धि पर होगा या नहीं। उसमें था माइनर में कि नहीं होगा, ये देना चाहिए, लेकिन मेजर में क्या है कि होगा कि नहीं होगा, एक कर्मचारी के ऊपर है कि अगर भविष्य में पेनल्टी 3 साल के लिए उसको जेई 3 साल के लिए एसएससी से जेई अगर बना दिया किसी को, जब 3 साल समाप्त हो जाएगा उस समय वो एसएससी रहेगा कि जेई रहेगा, इसका भी उसमें लिखित होना चाहिए। जो मेजर पेनल्टी है जो कि नंबर 5 में आता है। ठीक है, इसे 5 होता है इसे 5 जो मानक फर्म संख्या है उसी के अंतर्गत मेजर पेनल्टी आता है। और उसमें जो भी है ये इस तरह से रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड विथ फर्दर डायरेक्शन एज टू वेदर on the expiry of such period the reduction will not have the effect of postponing the further increments of his pay। ठीक है। 6 देखिए, किसी निचले वेतन क्रम, ग्रेड, पद या सेवा में अवनति, साथ में यह निर्देश दिए गए हों कि किन शर्तों पर उस ग्रेड, पद या सेवा में उसे वापस लिया जाएगा अथवा नहीं वापस लेने पर उसकी वरीयता और वेतन का क्या होगा। ये जो मेजर पेनल्टी है 6 नंबर का, इसमें क्या है कि निचले क्रम में आपको ग्रेड कम किया जा सकता है, पहला पद एक डाउन किया जा सकता है, पहला सेवा जो आप दे रहे हैं किसी प्रकार के अच्छे टेबल पर बैठे हैं तो उसमें आपको जूनियर तरह के काम में के लिए लगाया जा सकता है, इस तरह से आपको। लेकिन इसमें सब कंडीशन यह है कि किन शर्तों पर क्या, जब पेनल्टी जब ख़त्म होगा, समाप्त होगा, तो क्या शर्त होगी उसके, किन शर्तों पर जो है उसको वही पुराने सेवा में वापस लिया जाएगा या वापस लिया जाएगा अथवा नहीं वापस लिया जाएगा। अगर नहीं लिया जाएगा तो मान लिया कि कोई एसएससी है, एसएससी को जेई कर दिया, जब पेनल्टी ख़त्म होगा तो जेई रहेगा, लेकिन जेई में उसकी सीनियरिटी क्या होगी, डाउन होगा कि ऊपर होगा, क्या होगा, उसका वेतनमान उस समय क्या होगा, ये भी आपको निर्धारित करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको ज़रा इंग्लिश में देख लेते हैं, कुछ इंग्लिश स्टूडेंट भी हैं हमारे। रिडक्शन टू ए लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, ग्रेड, पोस्ट और सर्विस विथ और विदाउट फर्दर डायरेक्शन रिगार्डिंग कंडीशंस ऑफ restoration to the grade or post on service from which the railway servant was reduced and his seniority and pay on such restoration to the grade, post और service। ठीक है, उसके बाद 7 में देखिए अनिवार्य सेवा मुक्ति, जो कि हमने इससे पहले बताया था। कंपलसरी रिटायरमेंट, हर हाल में कंपलसरी आपको, जो जिन्होंने गलती किया है अगर उनको SF5 के अंतर्गत ये 7वां चार्ज लगा दिया जाता है अनिवार्य सेवा मुक्ति, तो कंपलसरी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। 8वां है सेवा से हटाना, जो भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए योग्य हो, रिमूवल फ्रॉम सर्विस। ठीक है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस है, इसमें क्या है, और एक होता है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। ठीक है, तो रिमूवल फ्रॉम सर्विस दिया जा सकता है, जिसमें क्या है कि भविष्य में अगर एबिलिटी है, एज बचा हुआ है, पढ़ने लिखने में अच्छा है, तो आप दूसरी नौकरी भी कर सकते हैं। ये होता है सेवा से हटाना, रिमूवल फ्रॉम सर्विस में जो है सेवा से हटाना, जो भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए योग्य हो, विच शैल नॉट बी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। 9वां बर्खास्त करना, पदच्युति, जो भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हो, मतलब भविष्य में उनको सरकारी नौकरी नहीं, किसी भी सरकारी क्षेत्र में उनको नौकरी नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल उनको डिसमिस कर दिया जाएगा।
dismissal from service which shall ordinary to be disqualification for further employment under the Government of India Railway Administration, Government of Railway Administration। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर ये है कि रिमूवल फ्रॉम सर्विस में आप नौकरी दूसरा प्राप्त कर सकते हैं, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस में दूसरा नौकरी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वरिष्ठ शास्त्री जब लगेगा तो उसकी कार्यविधि क्या होगी। वरिष्ठ शास्त्री की कार्यविधि क्या है, सबसे पहले ये समझा जाए कि कर्मचारी द्वारा गलती इस लायक है कि उसे मानक फॉर्म 5 जो कि मेजर पेनल्टी में आता है, वरिष्ठ शास्त्री के अंतर्गत है। शास्त्री का मतलब यहाँ पेनल्टी हो गया, बड़ी मतलब मेजर। तो मेजर पेनल्टी मानक जो है मानक फॉर्म संख्या दिया जाना है और प्रथम दृष्टि में इसका संबंध सही तथ्य से हो, मतलब इसका जो है प्रूफ कुछ तथ्य होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हाँ सही में ये गलती इसी आदमी से हुई है, तब उसको SF5 दिया जाएगा। और SF5 में कितने हैं जो मैंने बताया है, कोई भी उस पर लगाया जा सकता है चार्ज। ये जो है निलंबित करने वाले या चार्जशीट देने वाले अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद आरोप पत्र जारी किया जाएगा। जब SF5 जो है दे दिया जाएगा तो आरोप पत्र जारी किया जाएगा। इस पर अपना प्रतिवेदन 10 दिन के अंदर दे सकते हैं। माइनर में भी वही है, पहला जो आपको किसी को चार्जशीट मिलेगा तो 10 दिन के अंदर उसका प्रतिवेदन दे सकते हैं। पत्र प्राप्त होने के बाद जो अनुशासनिक अधिकारी यह देखता है कि कर्मचारी ने अपने बचाव पक्ष में क्या लिखा है, यह देखता है वो। अगर संतुष्ट है तो इसे ख़त्म भी किया जा सकता है, नहीं तो उसको बरकरार भी रख सकता है, लिख के आगे बढ़ा सकता है। अगर वह संतुष्ट नहीं है तो मानक फॉर्म संख्या 7 द्वारा जांच अधिकारी की नियुक्ति आवश्यकता होने पर की जाएगी। आपको अभी हमने SF7 बताया, उसमें क्या था, जांच अधिकारी की नियुक्ति थी। SF7 था, उसमें जांच अधिकारी की नियुक्ति थी, उसी के अंतर्गत इसको जांच अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, उसके बाद जांच अधिकारी कर्मचारी के बचाव सलाहकार के साथ गवाहों, दस्तावेजों आदि से पुष्टि करके जांच पूरी करेगा। जो है जांच अधिकारी करेगा। कर्मचारी जिस पर चार्जशीट लगाया गया है मेजर पेनल्टी का, वो बचाव पक्ष में भी किसी रेलवे के कर्मचारी को रख सकता है अपने, या रिटायर कर्मचारी को भी रख सकता है अपने बचाव पक्ष के लिए, सलाहकार के लिए। तो क्या करेगा, उन्हीं के साथ जो है जांच अधिकारी बचाव पक्ष के सलाहकार के साथ गवाहों, दस्तावेजों आदि से पुष्टि करके जांच पूरी करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें कर्मचारी को बचाव के लिए पूरे अवसर दिए जाते हैं। जांच पूरी होने के बाद जांच अधिकारी आरोप के प्रत्येक मद के सामने गवाही के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं उसकी समीक्षा करेगा, अपना निष्कर्ष निकालेगा और पूरा केस अनुशासनिक अधिकारी के पास भेज देगा। ठीक है, इस जांच का जो सिस्टम है उसके बाद अनुशासनिक अधिकारी के पास भेज देगा। रिपोर्ट का एक प्रति जो है कर्मचारी को भी दे दी जाएगी। अब जांच रिपोर्ट जब हो गया, कर्मचारी को दे गया, तो उस पर कार्यवाही क्या होगा। अनुशासनिक अधिकारी रिपोर्ट का अध्ययन करेगा, जांच अधिकारी के निष्कर्ष पर सहमति या असहमति को रिकॉर्ड करेगा अथवा दोनों पर गवाहों को बुलाकर उसकी प्रति परीक्षा मतलब क्रॉस जो है उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा अथवा कतिपय मुद्दों का पुनः जांच के आदेश भी दे सकता है। जब जांच रिपोर्ट वरिष्ठ जो अधिकारी है उनके पास चला जाएगा तो दोनों पक्षों को बुलाएगा, दोनों पक्षों को एक साथ बैठा के भी पूछ सकता है और दोनों को अलग अलग भी पूछेगा, दोनों को मिलाएगा कि बात में कितनी सच्चाई है और उसके आधार पर वो मुद्दों को जो है या तो सज़ा का प्रावधान है वो दे देगा, नहीं तो आपको उस पर जांच के आदेश भी दे सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब उसके बाद क्या है, अनुशासनिक अधिकारी क्या करेगा। अनुशासनिक अधिकारी जांच रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट के आरोप सिद्ध होते हैं या नहीं, इस पर विचार कर पेनल्टीज के बारे में अपना निर्णय कर सकता है। यदि वह पेनल्टी उसकी क्षमता में है तो अपना आदेश लिख देगा, अन्यथा सक्षम अधिकारी के पास भेज देगा। जो जांच अनुशासनिक अधिकारी जो है जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट के विरुद्ध के आरोप अगर सिद्ध होते हैं तो क्या करेगा, उसका दंड जो है इनमें से जो भी इस मेजर पेनल्टी का जो भी दंड है उसमें से कोई एक दे सकता है। अगर उसकी देने की क्षमता नहीं है तो अपने से ऊंचे पोस्ट वाले अधिकारी के पास इसको भेज देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, NIP जारी, NIP हो जाएगा जारी। NIP क्या होता है, अभी तुम थोड़ा पहले बताए हैं।
यह कार्यवाही का सबसे अंतिम चरण है जिसमें पेनाल्टी के आरोप का उल्लेख होगा। अपील तथा अपील किस अधिकारी को की जा सकती है, एनआईपी में लिखा होगा कि किस अधिकारी के पास अपील किया जा सकता है, उसकी सूचना होगी और कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से यह प्राप्त कराया जाएगा इसकी कॉपी, ताकि वो अपना जो ऊंचे के जो अधिकारी हैं उनको ये अपील वगैरह कुछ भी कर सके। तो डीए रूल्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इतना ही था। वीडियो को लाइक कीजिए और जय हिंद दोस्तों।